नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। कल हमने राज्यपाल को पढ़ा था और विस्तार से आपने देखा राज्यपाल को ट्रिक के माध्यम से हमने कैसे याद किया। इसके बाद आपको पॉलिटी में दोबारा राज्यपाल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक सफिशिएंट मटेरियल हमने उसमें दिया है और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको अनुच्छेद याद कराए थे। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। इसमें भी हम सभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करेंगे और अप टू डेट मटेरियल देंगे आज तक का, जिससे कि आप मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से बनने वाले सभी प्रश्नों को एक नैनो सेकंड में समझकर प्रश्नों को कर दें धुआं धुआं। तो आइए विद्यार्थियों, चलते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को देखते हैं और स्पेशली हम राजस्थान के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद संसदीय शासन प्रणाली में दोहरे प्रमुख होता है। नाम मात्र के होते हैं राज्यपाल और वास्तविक होते हैं मुख्यमंत्री। यानी संसदीय शासन प्रणाली में दोहरा प्रमुख चलता है और दोहरे प्रमुख में एक होते हैं राज्यपाल और एक होते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है और राज्यपाल को नाम मात्र का प्रमुख कहा जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री का जो पद है विद्यार्थियों, वह संवैधानिक है, यानी संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 164 में दिया गया है। आपको याद रखना है, ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में आता है कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है या असंवैधानिक है। संवैधानिक है, संवैधानिक है तो संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का जिक्र किया है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में बताता है और इसे निम्न भागों में बांटा गया है। यानी 164 को भी 6 भागों में बांटा गया है विद्यार्थियों। 164(1), 164(1) क, 164(2), 164(3), 164(4) और 164(5। यानी होता यह है विद्यार्थियों कि 164(1) को 1 क के अंदर और बांटा हुआ है, यानी 1 को 2 भागों में बांटा हुआ है, बाकी 2, 3, 4, 5 इस तरह से बांटा 5 पे है, लेकिन उसको क्योंकि 1 को बाइफरकेट कर दिया है इसीलिए इसको 6 भागों में काउंट करते हैं। तो अनुच्छेद 164 की जब भी हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 1 से लेकर के 5 तक में उसके बाइफरकेट किया हुआ है, 1 को सब पार्ट में किया हुआ है, 1 और 1 क में। अब बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद में कौन सा चीज आता है, कौन सी विषय वस्तु को वहां पर दर्शाया गया है। अनुच्छेद 164(1) में नियुक्ति, त्यागपत्र और कार्यकाल और पद से हटाने को लेकर चर्चा है। अनुच्छेद 164(1) क में राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। साथ ही अनुच्छेद 164(2) में राज्य मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना, 164(3) में शपथ और 164(4) में योग्यता और 164(5) में वेतन भत्ते के बारे में चर्चा की गई है। अब बात आती है विद्यार्थियों की याद कैसे करेंगे सर। याद भी बहुत आसानी से होगा। आप क्योंकि मेडल स्कॉलर पर हैं और मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी बहुत ही सजग होता है और अपने आप को परिपूर्ण भी पाता है। जब स्टडी मटेरियल की बात आती है तो मेडल स्कॉलर की टीम पूरी योग्यता और अपने परिप्रेक्ष्य में तैयार करती है सारा मटेरियल। यहाँ पर विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, 164(1) को 2 पार्ट में किया है। कोई भी नया काम होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, नियुक्ति देंगे। यानी नियुक्ति आ गई 164(1) में। नियुक्ति हुई है तो उसका त्यागपत्र भी होगा, त्यागपत्र है तो उसका कार्यकाल भी होगा और पद से हटाने को लेकर भी चर्चा होगी। यानी कोई भी आदमी कोई भी काम शुरू करेंगे तो आपको नियुक्ति देंगे, नियुक्ति देंगे तो उसका कार्यकाल निश्चित करेंगे, कार्यकाल निश्चित करेंगे तो उसे हटा भी सकेंगे। तो ये तो बात हो गई 164(1) में, याद हो गया आपको। अब बात करते हैं 164(1) क में क्या आएगा। अब बात आती है जब आपने काम शुरू कर दिया है, आपने नियुक्ति दे दी है तो स्टाफ भी तो लाएंगे। स्टाफ लाएंगे तो राज्य मंत्री परिषद स्टाफ के रूप में आएगा, तो राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित हो जाएगा 164(1) क में। फिर मैं रिपीट करता हूं, कोई भी काम आप शुरू कर दें, किसी न किसी नियुक्ति देंगे, इंचार्ज बनाएंगे तो उसको आप कार्यकाल भी बताएंगे, कार्यकाल के साथ उसे त्यागपत्र भी बता देंगे कि भैया अगर कुछ गड़बड़ किया तो हम आपको हटा देंगे। 164(1) में आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, त्यागपत्र और कार्यकाल। 164(1) क में क्योंकि उसे अकेला काम नहीं कर सकता इसलिए राज्य मंत्री परिषद भी चाहिए, ऑफिस स्टाफ चाहिए, तो राज्य मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया 164(1) क में कि भैया आपके साथ में 5 लोग काम करेंगे, 10 लोग काम करेंगे, तो 164(1) क में आ गया राज्य मंत्री परिषद। अब आपने मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया, राज्य मंत्री परिषद बना दी। अब आपको क्या करना है, अब उनका काम निश्चित करेंगे कि भैया आपके ऊपर कौन बॉस बैठेगा, यानी आप किसको रिपोर्टिंग करोगे, आप ये बताओगे। तो 164(2) में राज्य मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना, यानी
अब आपने मुख्यमंत्री को बना दिया, राज्य मंत्री परिषद भी हो गई, और वो किसको रिपोर्ट करेंगे? राज्य विधान परिषद को रिपोर्ट करेंगे। राज्य मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना ही आता है 164(2) में। अब ठीक है, राज्य मंत्री परिषद भी बन गई, उत्तरदायी भी आपने कर दिया। अब बात आती है कि आप उनको शपथ दिलाएंगे कि काम करने से पहले, कामकाज शुरू करने से पहले आप उनको शपथ दिलाते हैं किसी भी पद की। तो 164(3) में आपकी आ गई शपथ। शपथ लेने के बाद आप बात करेंगे कि 164(4) में आप अब निर्धारित करेंगे योग्यताएं, यानी मुख्यमंत्री जो बनेगा, यानी जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई है उसकी योग्यता क्या होंगी, मुख्यमंत्री और मंत्री पद कौन बनेगा, इन सब की योग्यताओं को दर्शाया है 164(4) में। और बात आती है कि कोई भी काम करेगा तो उनको पेमेंट भी देना होगा, तो 164(5) में उनके वेतन भत्तों का जिक्र है। ऐसी ट्रिक के माध्यम से जोड़ करके विद्यार्थियों अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया, काम की शुरुआत हो गई, नियुक्ति हो गया, त्यागपत्र हो गया, कार्यकाल निश्चित कर दिया 164(1) में। उसी तरह से वो उसके अंदर ऑफिस स्टाफ होगा, राज्य मंत्री परिषद आएगा, आकार निश्चित हो गया 164(1) में। उसके बाद उनका उत्तरदायी किसके? विधानसभा के प्रति 164(2) में। उसके बाद उनकी शपथ करा दी 164(3) में, और फिर उनकी योग्यता बता दी कि भैया ये पद के लिए ये आदमी हमने निश्चित कर दिया 164(4) में। उसके बाद 164(5) में उनके वेतन भत्ते दे दिए। और आई थिंक आपको याद हो गया होगा। फिर भी एक दो बार आप नहीं भी याद हो रहा है तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे लिंक करके, तो आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों 164(1) को विस्तार से पढ़ते हैं, जिसमें हमने बात की थी नियुक्ति की, त्यागपत्र की, कार्यकाल की और पद से हटाने को लेकर के। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? जिससे भी चुनाव में बहुमत मिला है, उस चुनाव में दल के जो भी नेता बनेगा बहुमत प्राप्त दल का, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब बात आती है स्पष्ट बहुमत ना होने पर क्या होगा। राज्यपाल स्व विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यानी उसे लगेगा कि ये पार्टी अपना बहुमत ला सकती है, उसके नेता को वो मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उसे 1 माह में सदन का विश्वास मत जीतना होता है, यानी जिसे भी मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाता है उसे 1 महीने के अंदर विश्वास मत जीतना होगा सदन का, तभी मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है। यहाँ पर हमने नियुक्ति से लेकर 2 बात कही कि राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा, बहुमत नहीं होने पर राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री बनाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर उसे अपना स्पष्ट बहुमत सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। अब यहाँ पर एक चीज है कि संघ यानी केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम बहुत सारे विद्यार्थी सोचते होंगे कि राज्यपाल ही नियुक्त करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। बहुत बड़ा फैक्ट है विद्यार्थियों, ये याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा हटके है कि केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो जनरल में राज्यपाल करता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश है, यही कारण है कि राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। अब बात आती है मंत्रियों की नियुक्ति। मुख्यमंत्री नियुक्त हो गए तो मंत्रियों की बारी आएगी। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है मंत्रियों की नियुक्ति। मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, लेकिन कौन रिकमेंड करेगा? मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। मुख्यमंत्री अपनी सलाह देगा कि मुझे ये मंत्री चाहिए, नियुक्ति राज्यपाल करेगा। चयन मुख्यमंत्री द्वारा होगा, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। आप याद रखिएगा, मंत्री परिषद का चयन मुख्यमंत्री करता है, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है या सदन में बहुमत रहने तक। 2 चीजें हैं, 5 साल मैक्सिमम है, और सदन में जब भी बहुमत खो देगा तो मुख्यमंत्री के पद से हट जाएंगे। त्यागपत्र किसे देते हैं? क्योंकि जो नियुक्त करता है हमेशा उसे ही त्यागपत्र दिया जाता है, तो यहाँ पर राज्यपाल को त्यागपत्र दिया जाता है। पद से हटाना, कब पद से हट सकते हैं? बहुमत खो दिया या अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है। अर्थात राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, इच्छा पर्यंत मुख्यमंत्री अपने पद पर बना रहता है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह से राज्यपाल जो अपने पद पर है वो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत बना रहता है, इसी तरह मुख्यमंत्री भी राज्यपाल की इच्छा पर्यंत मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं। क्योंकि बहुमत खो दिया या अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उन्हें हटाया जा सकता है। अब बात आती है विद्यार्थियों 164(1) क की। मैंने बताया था आपको कि नया काम शुरू किया, हमने नियुक्ति दे दी, त्यागपत्र बता दिया, कार्यकाल बता दिया, पद से हटाने को लेकर बता दिया 164(1) में। अब 164(1) क के अंतर्गत क्या आता है, आइए देखते हैं। 164(1) क राज्य मंत्री परिषद का आकार है। अब विद्यार्थियों आप याद रखिएगा, जब भी कोई मूल अनुच्छेद होता है, जैसे 164(1) आ गया, अगर कोई इसमें भविष्य में कोई धारा जोड़ी जाएगी तो 164 क जोड़ दी, फिर ख जोड़ दी, फिर ग जोड़ दी। अगर क ख ग आ रहा है तो आप इससे समझ जाइएगा
कि ये बाद में जोड़ा गया अनुच्छेद है, यानी बाद में इसको इंसर्ट किया गया है और यह अनुच्छेद 91वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2003 में जोड़ा गया। 164 के कब जोड़ा गया? 91वें संविधान संशोधन में वर्ष 2003 में जोड़ा गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। राज्य मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने होते हैं? कुल विधायकों का 15%, यानी किसी भी स्टेट में मंत्री कितने बनेंगे ये निश्चित होता है। कुल विधायक जितने हैं उनका 15% ही आप मंत्री बना सकते हो, अर्थात राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें मैक्सिमम, 15% मुख्यमंत्री मंत्री बनेंगे तो 30 मैक्सिमम बन सकते हैं। इनमें भी अगर प्रश्न आता है कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो केवल 29 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं, 30 मत कर दीजिएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं, उनको पता होता है 15% बनाना है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि एक तो मुख्यमंत्री ऑलरेडी बन चुका है और अब मंत्री बनने की बारी आई है, तो मंत्री केवल 29 बनेंगे, ना कि 30। तो आप मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी ऐसी गलती नहीं करेगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री के अलावा 29 और मुख्यमंत्री सहित 30, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के अलावा है 29। और अगर आपसे पूछ ले केवल कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री के अंदर, तो आप बनाएंगे 29। और कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं, अगर वहाँ 30 का आंकड़ा है तो फिर 30 को लगाना है। राज्य मंत्री परिषद में न्यूनतम मंत्री कम से कम 12 हो सकते हैं, यानी छोटे से छोटा स्टेट भी है तो कम से कम आपको 12 तो मंत्री बनेंगे ही, जिनमें एक मुख्यमंत्री होगा और 11 मंत्री होंगे। यानी छोटे से छोटे राज्य में भी आपको 12 तो कम से कम रखनी ही है, जिनमें एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री 11, तो 12 कम से कम हो गए और मैक्सिमम 15% हो गए। जिस राज्य की विधानसभा सीट 40 से कम है वहाँ पर न्यूनतम 10 बनेंगे। अगर कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पर विधानसभा की सीटें 40 से कम है, 40 से कम होने पर आपको 10 बनेंगे, निम्न कम से कम 12 बनेंगे, लेकिन अगर 40 से कम है तो 10 बनेंगे। याद रखिएगा, ये क्लॉज एक्सेप्शनल है, एग्जाम में एक्सेप्शनल से क्वेश्चन हमेशा उठता है। मैंने आपको बताया कि 15% मैक्सिमम बनता है किसी भी स्टेट में, लेकिन अगर वहाँ 40 हैं तो 12 बनाने हैं, अगर वहाँ 40 से कम है तो 10 बनाने हैं। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं 164(2) की, यानी 1642 आर्टिकल के अंदर क्या है, आइए बात करते हैं। राज्य मंत्री परिषद का विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना। मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, त्यागपत्र हो गया और उनका कार्यकाल आपने बता दिया, राज्य मंत्री परिषद के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी, यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये 164(2) में कहा गया है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के लिए उत्तरदायी होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये समझ पर आधारित होते हैं। विद्यार्थी रट लेता है लेकिन समझता नहीं है, यहाँ समझने की जरूरत है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तो क्या है, विधानसभा, क्योंकि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राज्यपाल के। तो अगर सामूहिक रूप से आ जाए तो विधानसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से अगर आ जाए राज्य मंत्री परिषद का, तो आपको राज्यपाल करना है, ना कि विधानसभा। अब बात आती है 164(3) की, जिसके अंतर्गत हमने कहा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, राज्य मंत्री परिषद बन गया, राज्य मंत्री परिषद का उत्तरदायी हो गया विधानसभा के प्रति। तो अब उनके शपथ की बात कर लेते हैं। तो 164(3) में शपथ दी हुई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की शपथ राज्यपाल दिलाता है। आपको पता ही है, राज्यपाल नियुक्ति करता है तो राज्यपाल शपथ भी दिलाता है। मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम्स में मिलता है। आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। आपको याद करना है, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है, अनुसूची 3 में। संविधान की अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, नोट करिएगा, स्क्रीन पे बिल्कुल आंखें गड़ा करके ध्यान से पढ़िए, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेडल स्कॉलर पर की नोट्स पहले बनाए जाते हैं, टीम पूरा मेहनत करती है, एक एक तथ्य को हम निकाल करके लाते हैं, कहाँ से प्रश्न बन सकता है। अनवांटेड कंटेंट हम लिखते ही नहीं है नोट्स में। नोट्स में की नोट्स बनाते हैं जो कि सीधा एग्जाम में छपने वाला होता है, वही आपको दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है विद्यार्थियों। एग्जाम से पहले अगर आप रिवीजन करके नहीं जा सकते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारी बुकों को इकट्ठा कर लेंगे, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन होता यह है विद्यार्थियों, वो पढ़ भी लेंगे, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले अगर आपने रिविजन नहीं किया तो पढ़ना ना पढ़ना बेकार है। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर की नोट्स आपको दिए जाते हैं। एग्जाम से 2 घंटे पहले भी अगर आपने वीडियो देख लिया ना विद्यार्थियों, तो एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है।
तो मैंने आपको बताया मंत्री किसकी शपथ लेते हैं, पद और गोपनीयता की। शपथ का संविधान की किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची 3 में उल्लेख है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 164(4) की, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्री पद की योग्यता के बारे में है। यानी हमने ये लोग बनाए हैं तो इनका कुछ क्राइटेरिया हमको रखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुख्यमंत्री और मंत्री पद की योग्यताएं 164(4) में आती है। मुख्यमंत्री की जो योग्यता है विद्यार्थियों, भारत का नागरिक, न्यूनतम 25 वर्ष और विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना जरूरी है। यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह तक मुख्यमंत्री पद रह सकता है, लेकिन 6 माह में चुनाव कराने पड़ेंगे, विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया कि उसका भारत का नागरिक होना जरूरी है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, और विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लो वो सदस्य नहीं है, बाहर से किसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया है, 6 माह के अंदर चुनाव कराने होंगे और उसे सफलता लेकर के जीत करके विधानसभा में आना होगा, तभी वो अपने मंत्री परिषद या मुख्यमंत्री पद पर बना रह सकता है, अन्यथा उसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। यदि मुख्यमंत्री मनोनीत है, विधान परिषद से है, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। अगर मान लो जहां पर मैंने आपको कल बताया था कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और अर्थात द्विसदनात्मक विधानमंडल है, और उसका ट्रिक भी मैंने कल बताया था, कुंभाटी, यानी KUMBA कुंभा TEAT, यानी द्विसदन विधानमंडल की ट्रिक है कुंभाटी। K फॉर कर्नाटक, U फॉर यूपी, M फॉर MS, B फॉर बिहार, A फॉर AP यानी आंध्र प्रदेश, T फॉर तेलंगाना। तो कुंभाटी से आप याद रखेंगे द्विसदन विधानमंडल जहां पर है वहां राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यमंत्री भाग नहीं लेगा अगर वो विधान परिषद से आता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर विधान परिषद से कोई भी मनोनीत सदस्य है और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है या मुख्यमंत्री बनता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्यमंत्री भाग नहीं लेगा। साथ ही यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद से है तो उसके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वो वोट नहीं कर सकता। यानी अगर आप चुन करके नहीं आए हैं, आप मनोनीत हैं, तो आपने ही खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव आया है तो आप वोट नहीं कर पाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष लेकर आता है। विद्यार्थियों याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कौन लेकर के आता है, तो अविश्वास सरकार में कौन जताएगा, हमेशा विपक्ष ही जताता है, तथा यह केवल विधानसभा में लाया जाता है। इसे लाने के लिए 1/5 सदस्य या 20% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष द्वारा लाया जाता है और ये केवल विधानसभा में पेश हो सकता है, विधान परिषद में पहले पेश नहीं हो सकता। विधानसभा के अंदर ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इसे लाने के लिए 1/5 सदस्य या 20% सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। यानी आपकी विधानसभा में जितने सदस्य हैं उनका 20% अगर हस्ताक्षर करके दे कि हमें अविश्वास प्रस्ताव है सरकार में, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और एक बड़ी जानकारी विद्यार्थियों, राजस्थान में अब तक 13 बार लाया गया लेकिन पारित नहीं हुआ है। राजस्थान में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लेकिन एक बार भी पारित नहीं हुआ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया लेकिन पारित एक बार भी नहीं हुआ। 1/5 सदस्य यानी 20% सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए और हमेशा विपक्ष लाता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 164(5) की, जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि वेतन भत्ते आते हैं। वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। यानी वेतन भत्ते जो मंत्री और मुख्यमंत्रियों के होते हैं उनका राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री को मिलते हैं 75,000, उप मुख्यमंत्री को मिलते हैं 65,000, कैबिनेट मंत्री को मिलते हैं 65,000, राज्य मंत्री को 62,000 और उप मंत्री को मिलते हैं 60,000। तो 75, 65 सभी कैबिनेट मंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों उनको सबको 65, मुख्यमंत्री को 75, राज्य मंत्री को 62 और उप मंत्री को मिलते हैं 60,000। मुख्यमंत्री के कार्य और कर्तव्य क्या हैं, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री के निम्न कर्तव्य होते हैं। पहला आता है संवैधानिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 167 में दिया हुआ है। मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है संवैधानिक कर्तव्य, और संवैधानिक कर्तव्य किस में दिया हुआ है, 167 में। यानी 164 मुख्यमंत्री से रिलेटेड है लेकिन 167 में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य दिए हुए हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य 3 कर्तव्यों को बताता है। विधायी सूचना प्रदान करना, प्रशासनिक का यानी कार्यपालिक सूचना प्रदान करना, और यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो संपूर्ण मंत्री परिषद को अवगत कराना।
तीन तरह के मुख्यमंत्री के कार्य हैं जो कि अनुच्छेद 167 में दिए हुए हैं। संवैधानिक कर्तव्य की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों में। एक तो विधायी सूचना प्रदान करना, सूचना से रिलेटेड 167, प्रशासनिक सूचना, और यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो पूरे मंत्रिपरिषद को अवगत कराना। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है विद्यार्थियों को, मांगे ना मांगे राज्यपाल को सूचना प्रदान करे, और यह भी उनके कार्यों में आता है। अब है मुख्यमंत्री के इसके अलावा कार्य, यानी जो संवैधानिक कर्तव्य थे वो तो हमने जान लिए, 3 कर्तव्य। उसके अलावा क्या कार्य करता है मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं। विद्यार्थियों, बात करते हैं मुख्यमंत्री के कार्यों की। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। साथ ही मुख्यमंत्री मंत्रियों से में विभागों का बंटवारा भी करता है, मंत्रियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है, और राज्यपाल से मंत्रियों को हटाने की सिफारिश भी कर सकता है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, और मुख्यमंत्री जब नहीं होते हैं तो वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। कई बार ये प्रश्न आया हुआ है विद्यार्थियों, आपको गलती नहीं करना है। जब मुख्यमंत्री बैठक पे नहीं होता है तो सबसे वरिष्ठ मंत्री अध्यक्षता करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुला सकता है, सत्र खत्म कर सकता है, फिर विधानसभा भंग भी की जा सकती है, और ये सब काम होता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। विद्यार्थियों, मुख्य सचिव की नियुक्ति करना और शपथ दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी करता है और शपथ भी दिलाता है। तो कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री सदन के नेता होते हैं, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री बहुत सारी विधानसभा, बोर्ड, आयोग, परिषद और इनके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी होते हैं। तो किसके अध्यक्ष होते हैं और किसके उपाध्यक्ष होते हैं, किसके सदस्य होते हैं, आइए देखते हैं। राज्य आयोजना बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के सदस्य हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य हैं, और क्षेत्रीय परिषद के होते हैं उपाध्यक्ष। विद्यार्थियों, जितनी भी सेंट्रल लेवल की कमिटीज और आयोग हैं वहाँ तो सदस्य होंगे। राज्य में जो राज्य आयोजना बोर्ड है उसके अध्यक्ष होते हैं, और क्षेत्रीय परिषद के होते हैं उपाध्यक्ष। तो ये तो आपको याद रखना है, कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ तक तो हो गया कि हर विद्यार्थी इसका अध्ययन करता है और बुकों में आपको ये क्वेश्चंस मिल भी जाते हैं। लेकिन अब उन प्रश्नों की बारी है जो आपको बुक और गाइडों में नहीं मिलेंगे। ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ना होगा, उनको याद करना होगा, समझना होगा, और यही कारण है कि मेडल स्कॉलर का विद्यार्थी आगे रहता ही है। पहली ट्रिक है मुख्यमंत्रियों का क्रम, यानी मुख्यमंत्री अब तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उनका क्रम कैसे याद किया जाए, उसके लिए एक ट्रिक हमने बनाई है। उस ट्रिक को आप पहले सुनेंगे, 2 बार हम रिपीट करेंगे, उसके बाद एक एक को ट्रिक को हम सॉल्व करते जाएंगे कि ट्रिक में कौन से अक्षर से कौन सा मुख्यमंत्री बना है। अब बात करते हैं ट्रिक की। हसीना और टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि और शिव का हरा भरा अवतार भजन गाते देखा। यानी हसीना और टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि और शिव का हरा भरा अवतार भजन गाते देखा। तो ये ट्रिक आपको याद करनी है। इसमें हसीना के अंदर आता है विद्यार्थियों, है से बनता है हीरालाल शास्त्री, सी से बनता है सीएम वेंकटाचारी, और ना से बनता है जयनारायण व्यास। टीना से बनता है टीकाराम पालीवाल, और ना से सू से बन रहा है सुबह, सुबह से सू से बनेगा मोहनलाल सुखाड़िया, बै से बनेगा बरकतुल्ला खां, और है से बनेगा विद्यार्थियों हरिदेव जोशी। फिर हरी भरी हरी से बन रहा है हरिदेव जोशी, भरी से बनेगा भैरू सिंह शेखावत, पहाड़ी से बनेगा जगन्नाथ पहाड़िया, से बनेगा शिवचरण माथुर, और विद्यार्थियों ही से बनेगा हीरालाल देवपुरा, हरि से बनेगा हरदेव जोशी, शिव से शिवचरण माथुर, हरा से हरदेव जोशी, भरा से भैरू सिंह शेखावत, और आपने देखा अवतार से अशोक वसुंधरा, अशोक वसुंधरा अशोक, यानी अशोक वसुंधरा, फिर अशोक, फिर वसुंधरा, फिर अशोक। अशोक आएंगे सबसे पहले, फिर वसुंधरा आएंगी, फिर अशोक आएंगे, फिर वसुंधरा आएंगी, फिर अशोक आएंगे, और भजन से बन गए भजनलाल शर्मा। तो इस ट्रिक से विद्यार्थियों आप अब तक के मुख्यमंत्रियों को क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं ट्रिक को एक बार फिर रिमाइंड कराता हूं आपको। हसीना और टीना ने सुबह, हसीना और टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि और शिव का हरा भरा अवतार भजन गाते देखा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपका ये प्रश्न बन जाएगा। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। हीरालाल शास्त्री जो थे वो 30 मार्च 1949 से 1951 तक बने, और ये प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अगर आपको पूछा जाए प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन से हैं, तो हीरालाल शास्त्री जी हैं। सीएम वेंकटाचारी जनवरी 1951 से अप्रैल 1951 तक बने दूसरे गैर निवासी
मनोनीत थे ये सीएम वेंकटाचारी। इसी तरह जयनारायण व्यास की बात करें तो मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक रहे और तीसरे मनोनीत बने जयनारायण व्यास जी। टीकाराम पालीवाल जी की बात करें तो मार्च 1952 से नवंबर 1952 तक पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं और पहले उप मुख्यमंत्री भी हैं। यानी पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल जी, और पहले निर्वाचित उप मुख्यमंत्री भी हैं ये टीकाराम पालीवाल जी। अब बात करते हैं जयनारायण व्यास जी के बारे में। पहले मनोनीत और तथा निर्वाचित भी हैं, और पहले मनोनीत और निर्वाचित पूछ ले तो जयनारायण व्यास जी का नाम आएगा 1952 से 1954 तक। इसी तरह बात करें सर्वाधिक कार्यकाल की, यानी 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया। 1954 से 1971 तक एक छत्र राज रहा मोहनलाल सुखाड़िया जी का। 17 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे, लगातार 4 बार बने। आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है इनको। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, और पहला राष्ट्रपति शासन मार्च 1967 से अप्रैल 1967 तक इनके कार्यकाल में लगा, और इन्होंने 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त भी की थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो बहुत सारे फैक्ट बन गए, मैं रिपीट करता हूँ एक बार। सर्वाधिक कार्यकाल अगर पूछा जाए तो मोहनलाल सुखाड़िया का, और अगर आपसे पूछा जाए लगातार 4 बार बनने वाले कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया जी। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किनके कार्यकाल में हुआ? मोहनलाल सुखाड़िया के में। पहला राष्ट्रपति शासन किनके शासनकाल में लगा? मोहनलाल सुखाड़िया। और 1952 में संभागीय व्यवस्था समाप्त करने वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया जी। अब बात करते हैं एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हुई थी, वो थे बरकतुल्लाह खां, और उन्होंने मुख्यमंत्री रहे 1971 से 1973 तक। अब ऐसे मुख्यमंत्री जो पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा में 10 बार विधायक रहे, यानी लगातार विधायक रहे, वो थे हरिदेव जोशी। बांसवाड़ा सीट थी उनकी, और यहाँ से वो 10 बार मुख्यमंत्री रहे, लगातार पहली विधानसभा से 10वीं विधानसभा तक बांसवाड़ा सीट पर विधानसभा में पहुँचते रहे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो हरदेव जोशी के टाइम पे लगा था, और अप्रैल से जून 1977 में। फिर बात करते हैं भैरू सिंह शेखावत जी की। पहले गैर कांग्रेसी अगर पूछा जाए आपसे तो भैरू सिंह शेखावत जी थे 1977 से 1980 तक। और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो फरवरी से जून 1980 में, वो भैरू सिंह शेखावत जी के समय में लगा था। अब फिर आती है एकमात्र एससी वर्ग के सीएम कौन बने हैं? तो जगन्नाथ पहाड़िया। यानी एससी शेड्यूल कास्ट से जो बने हैं वो हैं जगन्नाथ पहाड़िया, और 1980-1981 में वो बने थे। दूसरे गैर निवासी यानी एमपी के थे वो थे शिवचरण माथुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री बने एमपी के थे गैर निवासी, और शिवचरण माथुर जी 1981 और से 1985 तक मुख्यमंत्री रहे। हीरालाल देवपुरा जो थे वो 16 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, और 23 फरवरी से 10 मार्च 1985 में हीरालाल देवपुरा। याद रखिएगा 16 दिन के लिए ही मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका सबसे छोटा कार्यकाल है 16 दिन, तो याद रखिएगा हीरालाल देवपुरा। 1987 में संभागीय व्यवस्था को फिर से शुरू करने वाले थे हरदेव जोशी जी, और ये रहे 1995 से 1988 से 1995 तक। और उसके बाद दूसरी बार जो सीएम बने हैं वो हैं शिवचरण माथुर जी, और ये बने 1988 से 1989। हरदेव जोशी जी 1989 से 1990 तीसरी बार बने, परंतु एक बार भी पूर्ण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके हरदेव जोशी जी, इनके बारे में यही कहा जाता है। चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रपति शासन लगा भैरू सिंह शेखावत के टाइम पे 1990 से 1992 के बीच। तीसरी बार अंत्योदय योजना शुरू की थी इन्होंने, भैरू सिंह शेखावत जी ने 1993 से 1998 में। और मारवाड़ का युवा गांधी कहा जाता है अशोक गहलोत जी को, 1998 से 2003 तक बने। श्रीमती वसुंधरा जी सिंधिया आई, पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, पूर्ण बहुमत आया, 120 सीट झालरापाटन से ये विधायक बनी थी। और फिर अशोक गहलोत जी आए 2008 से 2013 तक, दूसरा कार्यकाल किया इन्होंने। और वसुंधरा जी थी फिर तीसरी बार आई 2013 से 2018 164 सीट पर, और अभी तक सर्वाधिक सीट मिली थी वसुंधरा जी के टाइम पर। फिर अशोक गहलोत जी आए 2018 में और 2023 तक रहे हैं, तीसरी बार सीएम बने। दूसरा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अशोक गहलोत जी के नाम है। और अब बने हैं भजन लाल शर्मा जी दिसंबर 2023 में। तो इस तरह से आपको ये क्रम याद रखना है।
शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया, साथ ही जो फैक्ट बन रहे थे एक एक मुख्यमंत्री के पीछे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। और ट्रिक थी, हसीना और टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि और शिव का हरा भरा अवतार भजन गाते देखा। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है और कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। राज्य के ऐसे सीएम जो राज्यपाल भी रहे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के ऐसे कौन से सीएम हैं जो राज्यपाल भी रहे हैं, तो उनमें आता है मोहनलाल सुखाड़िया का नाम, हरदेव जोशी जी, जगन्नाथ पहाड़िया और शिवचरण माथुर। यानी 4 नाम हैं जो मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। तो मोहनलाल सुखाड़िया कर्नाटक के, आंध्र और तमिलनाडु के राज्यपाल रहे, हरदेव जोशी असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के रहे, जगन्नाथ पहाड़िया बिहार और हरियाणा के रहे, शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे। तो इस तरह से आपको 4 नाम याद रखने हैं जो राजस्थान के सीएम रहने के बाद राज्यपाल भी बने। अब विद्यार्थियों बात करते हैं मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल अवधि के अनुसार। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा, फिर किसका कम रहा, तो 17 वर्ष जो शासन काल रहा सबसे ज़्यादा वो था मोहनलाल सुखाड़िया का, जो हम चर्चा कर चुके हैं, यानी 1954 से 1971 तक। और दूसरा सबसे बड़ा कार्यकाल रहा है अशोक गहलोत जी का, 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और तीसरा रहा है हरदेव जोशी जी का, 8 वर्ष मुख्यमंत्री रहे। और चौथा है अपने भैरू सिंह शेखावत जी जो 10 वर्ष रहे। यानी पहला नाम आता है मोहनलाल सुखाड़िया का, दूसरा आता है अशोक गहलोत का, तीसरा आता है भैरू सिंह शेखावत जी का और चौथा आता है हरदेव जोशी जी का। तो 17 वर्ष, 13 वर्ष, 10 वर्ष और 8 वर्ष, इन्हें आप याद रखिएगा। और इसके बाद हम अब कुछ फैक्ट्स बनते हैं विद्यार्थियों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको देखेंगे कि विपक्ष के नेता भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सीएम से जुड़े हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री जो विपक्ष के नेता भी रहे उनमें थे भैरू सिंह शेखावत जी, हरदेव जोशी जी और वसुंधरा राजे। यानी मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता भी रहे हैं, उनमें भैरू सिंह शेखावत, हरदेव जोशी और वसुंधरा राजे हैं। अशोक गहलोत जी कभी भी विपक्ष के नेता नहीं रहे हैं, ये याद रखिएगा आप, वो हमेशा विपक्ष से बचते रहे हैं। भैरू सिंह शेखावत जी 3 बार विपक्ष के नेता रहे, हरदेव जोशी जी 1 बार विपक्ष के नेता रहे और वसुंधरा राजे 1 बार विपक्ष की नेता रही हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, तो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, टीकाराम पालीवाल जी। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं वो हैं हीरालाल देवपुरा। याद रखिएगा, ये वीडियो को आप 4-5 बार सुनेंगे ना विद्यार्थियों, आपको ये सब फैक्ट याद हो जाएंगे। तो आप एक बार सुनते जाइए और एक बार मेमोराइज करिए, फिर दोबारा आप 2x स्पीड में सुनिएगा, याद हो जाएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा के साथ 2 तथ्य जुड़े हुए हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हीरालाल देवपुरा, जो मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री जो बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया जी एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो बनते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो उनका नाम याद रखिएगा। ऐसे मुख्यमंत्री जो बनने से पहले किसी मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे, यानी बनने से पहले मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं रहे थे, वो हैं टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास और भैरू सिंह शेखावत। डायरेक्ट बने थे, मंत्रिमंडल में नहीं रहे कभी भी। वो 3 थे, टीकाराम पालीवाल और जयनारायण व्यास और भैरू सिंह शेखावत। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अभी अपने भजनलाल शर्मा जी। न्यूनतम कार्यकाल वाले जो सीएम हैं वो हैं हीरालाल देवपुरा। इनका 16 दिन का ही कार्यकाल रहा था और एससी वर्ग के प्रथम सीएम थे जगन्नाथ पहाड़िया और एकमात्र सीएम भी हैं जगन्नाथ पहाड़िया ही। प्रथम महिला जो सीएम बनी हैं वो बनी है वसुंधरा राजे। प्रथम अल्पसंख्यक मुस्लिम सीएम बने बरकतुल्ला खां और सीएम जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था वो भी बरकतुल्ला खान थे। 3 बार सीएम लेकिन 1 बार भी कार्यकाल पूरा नहीं किया, वो थे हरदेव जोशी। डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देने वाले सीएम का नाम है शिवचरण माथुर। कवयित्री महादेवी वर्मा पर टिप्पणी पर त्यागपत्र देने वाले सीएम कौन थे? जगन्नाथ पहाड़िया। यानी महादेवी वर्मा पर टिप्पणी की थी, इसी कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा और वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। एक और इम्पॉर्टेंट नोट है विद्यार्थियों कि मोहनलाल सुखाड़िया के पिता चर्चित क्रिकेटर रहे और टीकाराम पालीवाल की काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यानी टीकाराम पालीवाल की जो काम चलाऊ सरकार थी, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव उनके कार्यकाल में लाया गया और मोहनलाल सुखाड़िया के पिता जो थे वो चर्चित क्रिकेटर रहे हैं और वो है टीकाराम। अब या एक और पहली बार आपको फैक्ट बनता है, ऐसे मुख्यमंत्री जो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने वो हैं भजनलाल शर्मा। यानी पहली बार के ही विधायक और पहली बार में ही
उनको मिल गया मुख्यमंत्री पद, तो अपने प्यारे नेता भजनलाल शर्मा जी। अब विद्यार्थियों, आपने पूरे फैक्ट को पढ़ लिया है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस बनते थे उनको मैंने डिस्कस कर लिया है। आपको मैंने 2 ट्रिक बता दी हैं। पहली ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हसीना और टीना ने सुबह हरी भरी पहाड़ियों से ही हरि और शिव का हरा भरा अवतार भजन गाते देखा। उससे आपको सीरियली मुख्यमंत्री सारे याद हो जाएंगे। उनसे बनने वाले जुड़े फैक्ट को भी देख लिया। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्नों का है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि सीएम बताइए जो राज्यपाल भी रहे, कार्यकाल के अवधि के अनुसार आपको लगाने के लिए मिल जाएंगे, विपक्ष के नेता भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। तो ऐसे सारे जितने भी प्रश्न बन सकते थे मेडल स्कॉलर की टीम ने आपको दे दिए हैं। और आशा है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद से जितने भी प्रश्न राजस्थान में बनेंगे और जो भी इंडिया लेवल के एग्जाम्स में विद्यार्थी देख रहे हैं उनके अनुच्छेद और मुख्यमंत्री के कार्यकाल तक की पोर्शन था, उसके आगे जब मैंने मुख्यमंत्रियों का क्रम और कुछ विशेष तथ्य जो जोड़े हैं वो केवल राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए हैं, वो याद करें। आरपीएससी की बात हो, आरएसएसबी की बात हो, किसी भी एग्जाम में आप बैठें, अगर मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से प्रश्न आएगा तो मेडल स्कॉलर के नोट्स से आएगा, उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। तो मन लगाकर पढ़िएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत जल्दी सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। अब विद्यार्थियों, आपके लिए एक छोटा सा संदेश। विद्यार्थियों, YouTube की दुनिया में एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। हम फैक्ट और फाइंडिंग्स के आधार पर आपको पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत से की नोट्स बनाते हैं और फिर उन की नोट्स को आपके सामने रखते हैं, एक एक तथ्य को जुटाते हैं। विद्यार्थियों, यकीन मानिए हम पीडीएफ से भी पढ़ा सकते थे, कट पेस्ट का जमाना है, हम भी अन्य चैनलों की तरह कट पेस्ट कर सकते थे, लेकिन हमने वो रास्ता चुना कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, उनको नोट्स तैयार करके मिल जाएं, उनको रटने की प्रवृत्ति ना रहे, समझ करके लिखें। और जितने भी आज तक के प्रश्न बने हैं या बनेंगे वो दोनों तरह के कंटेंट को हमने अपने नोट्स में शामिल किया है। बात चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करें, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की करें, यूजीसी नेट की करें या फिर एसएससी ट्रांसलेटर की करें या आईआईटी के नॉन टीचिंग स्टाफ की करें, सभी की तैयारी हमारे यहाँ पर कराई जाती है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पहले चेक करिए, कंटेंट को एक बार देखिए। अगर आपको आता है हमारा कंटेंट पसंद तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसी तरह से इंपॉर्टेंट नोट्स को, हैंड रिटन नोट्स हमेशा आपको मिलेंगे। कभी भी पीडीएफ का कट पेस्ट हम नहीं करेंगे। मेहनत करके आपके साथ जुड़े हैं, मेहनत करके ही आगे बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, विद्यार्थी हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और मेरे प्यारे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक जो हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने विश्वास जताया है और बिल्कुल आशीर्वाद दिए जा रहे हैं, उनसे पेंशन से जुड़ा हुआ हर मुद्दा मैं सुलझाता रहूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। आपके परिवार से जुड़ी हुई हर वो न्यूज जो आपको रखती है आगे, आपका नुकसान होने से बचाने के लिए ही मेडल स्कॉलर की टीम रात दिन यही सोचती है कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमारे परिवारों की उन्नति में सहायक है, और उस टॉपिक को हम आपको लेकर के आते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका उच्च न्यायालय को कवर करेंगे, और उच्च न्यायालय को करने के बाद फिर जिला प्रशासन को देखेंगे। जिला प्रशासन के बाद में हम कवर करेंगे आपका स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं, और उसके बाद आपकी पूरी पंचायती राज संस्थाओं में हम एक ही वीडियो में खत्म कर देंगे। इसको ज़्यादा लंबा है लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अलग अलग नहीं करना पड़े। फिर पैसा एक्ट को पढ़ेंगे 1996 को, आरपीएससी को देखेंगे, राजस्थान लोक सेवा आयोग को, और साथ ही हम जानेंगे आपके राज्य सूचना आयोग को। राज्य सूचना आयोग के बाद पढ़ाएंगे आपको राज्य मानवाधिकार आयोग को। राज्य मानवाधिकार आयोग के बाद पढ़ेंगे हम राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग के बाद पढ़ेंगे विद्यार्थियों लोकायुक्त, और लोकायुक्त के बाद पढ़ेंगे लोक नीति और सार्वजनिक नीति को। और उसके बाद में हम दूसरे टॉपिक को भी टच करते हुए विधिक अधिकार और नागरिक अधिकार पत्र, ऐसे प्रश्न आते हैं जो कि सीधे हुबहू मिलेंगे आपको, उन सभी प्रश्न पत्रों को हम सॉल्व कराते हुए भी चलेंगे। साथ ही नागरिक अधिकार पत्र, नागरिक चार्टर जो है उसको भी आपको सॉल्व करवाएंगे। और बहुत सारा कंटेंट जो राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम से भी प्रश्न आते हैं उसको भी कवर कराएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे पॉलिटी के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे, बहुत छोटे टॉपिक हैं लेकिन प्रश्न बनते हैं, एक दो हर टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो जुड़े रहिए मेडल स्कॉलर के साथ इसी तरह से, और पॉलिटी को बस टिप्स पे कर देंगे, आप यकीन मानिए, बस आप विश्वास बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।